नमस्कार बच्चों। पिछले अध्याय में जहां हमने उस अध्याय का समापन किया, उसमें हमने ऑडिट की जो टेक्निक्स थी उनकी 5 ऑडिट टेक्निक्स के बारे में आपको बताया, अंकेक्षण की प्रविधियाँ। आज उसी अध्याय में हम आगे चलते हैं कि ऑडिट टेक्निक जो 6 नंबर है उसमें है मूल प्रपत्रों की जांच तथा रिकॉर्ड से मिलान करना। जो भी लेन देन किए हैं उनके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनको चेक करना कि वो डॉक्यूमेंट सही है या नहीं, और उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पे जो अकाउंटिंग की गई है वो या सही है या नहीं, उसकी जांच करना। नेक्स्ट है बही खातों की प्रक्रिया को दोहराना। जो भी लेजर्स बुक्स है, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, उनमें जो भी लेन देनों की प्रविष्टि की गई है उनको आप वापस प्रारंभ से अंत तक देखें, उन्होंने कोई गलती तो नहीं कर दी। फिर क्रमानुसार जांच करना और पूछताछ करना भी एक ऑडिट टेक्निक है। आप उनसे डिस्कस कर सकते हो, संस्था के कर्मचारियों से डिस्कस कर सकते हो, आपको कोई संदेह हो तो। इस प्रकार ऑडिटर है वो अपने ऑडिट कार्य उस संस्था के जो भी लेखा पुस्तकों से संबंधित जो भी प्रलेख है उनके अलावा संतुष्ट होने के लिए उस संस्था के कर्मचारियों और मैनेजमेंट से भी डिस्कस करता है। सहायक रिकॉर्ड की जांच करना और संबंधित सूचना से किसी मद का सह संबंध बिठाना, ये भी एक अंकेक्षण को अपनी ऑडिट टेक्निक में उपयोग में लेना होता है। बच्चों, आज के इस अध्याय में जो मैंने आपको पहले बताया वो पिछले अध्याय का कुछ छूटा हुआ टॉपिक था। अब हम अध्ययन करते हैं अंकेक्षण की कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं, यानी ऑडिट के अंतर्गत कुछ कंसेप्ट है ऑडिट के। ऑडिटर उन कंसेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए अपना कार्य करता है। तो अंकेक्षण की जैसे लेखांकन की कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जिनको हमने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में पढ़ा है। आपने 11th-12th में भी पढ़ा होगा, जैसे सुदीर्घ संस्थान की अवधारणा, निरंतरता की अवधारणा, रूढ़िवादिता की अवधारणा, लेखा अवधि की अवधारणा, मिलान की अवधारणा, पृथक अस्तित्व की अवधारणा, कई प्रकार की अवधारणाएं देखी है हमने, उपार्जन की अवधारणा। इसी प्रकार अंकेक्षण की भी कुछ महत्वपूर्ण अवधारणा है, यानी अवधारणा के मतलब है कि ये धारणा चली आ रही है, लोगों की ये मान्यता है कि हमें इन बातों का ध्यान में रखना चाहिए, तो इनको वैसे कानून रूप से भी मान्यता प्रदान की गई। अंकेक्षण की स्वतंत्रता की अवधारणा, पहली अवधारणा है अंकेक्षक की स्वतंत्रता की अवधारणा, यानी ऑडिटर का जो कार्य होता है वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए, उस पर कोई किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं होना चाहिए, किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यानी अंकेक्षक के द्वारा जो किया गया कार्य है वो बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है। तो ये मानो कि उसके द्वारा दी गई रिपोर्ट भी सही नहीं है। नेक्स्ट है सारभूतता की अवधारणा। सारभूतता की अवधारणा कहती है कि जो भी महत्वपूर्ण है उन बातों पर अंकेक्षक को विशेष फोकस करना चाहिए। सही व उचित की अवधारणा, अंकेक्षक को अपना अंकेक्षण कार्य करते समय ये देखना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है और क्या अनुचित है। नेक्स्ट है लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण की अवधारणा। अंकेक्षक को अपना अंकेक्षण कार्य करते समय यह भी देखना चाहिए कि जो लेखांकन के मूल सिद्धांत है, जो लेखांकन की मूल अवधारणाएं हैं, जो लेखांकन के जो मानक है यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, उन लेखांकन नीतियों का पालन किया गया है या नहीं, अगर नहीं किया गया है तो क्यों नहीं किया गया, और उन लेखांकन नीतियों में कोई परिवर्तन किया है तो उसकी आवश्यकता क्यों हुई, क्या परिवर्तन करना आवश्यकता है, इन सब बातों का एक अंकेक्षक को ध्यान रखना चाहिए अंकेक्षण के दौरान। लेखांकन नीतियों की प्रकृति है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। और अंकेक्षण एवं अनुसंधान, अंकेक्षण की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है अंकेक्षण एवं अनुसंधान। अंकेक्षण क्या है? अंकेक्षण एक सकारात्मक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि जो संस्था के लेखा पुस्तकों में जो भी लेन देन लिखे गए हैं, जिनका लेखा किया गया है, वो सही है, सत्य है, नियमानुकूल है, शुद्ध है या नहीं है।
एक सकारात्मक। लेकिन अनुसंधान का कार्य जब किया जाता है जब अंकेशक के द्वारा अंकेषण कार्य में जो चाहिए वो नहीं मिलता। यानी कहने का तात्पर्य है जहाँ से अंकेषण का कार्य समाप्त होता है वहाँ से अनुसंधान का कार्य प्रारंभ होता है। अनुसंधान एक नकारात्मक प्रक्रिया है। अब बच्चों हम अध्ययन करेंगे आधारभूत लेखांकन मान्यताएं। नंबर 7 पर जो महत्वपूर्ण अवधारणा है आधारभूत लेखांकन मान्यताएं, फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। आधारभूत लेखांकन मान्यताएं 3 हैं। यानी वे लेखांकन मान्यताएं हैं अगर इनका पालन लेखा पुस्तकों में किया गया है तो ये माना जाता है कि इनके बारे में अलग से कोई सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। यानी एक अंकेशक जब अंकेषण का कार्य करता है तो वो ये मानकर चलता है, उसकी ये मान्यता होती है कि जो ये आधारभूत लेखांकन मान्यताएं हैं इनका एक लेखापाल ने अपने लेखा कार्य में उपयोग किया है, इसलिए इनको आधारभूत लेखांकन मान्यताएं कहते हैं। यानी ये मानकर चला जाता है कि ये जो 3 आधारभूत लेखांकन मान्यताएं हैं, सुदीर्घ संस्थान की अवधारणा, एक रूपता या समरूपता की अवधारणा और तीसरा है उपार्जन की अवधारणा, इन 3 आधारभूत लेखांकन मान्यताओं का लेखापाल अपने लेखांकन कार्य में उपयोग अवश्य करता है, ये मान के चला जाता है। यदि इनका उपयोग नहीं किया है तो इसके संबंध में अलग से बताना होगा कि आधारभूत लेखांकन मान्यता ये आधारभूत लेखांकन मान्यता है जिसका हमने इन लेखा पुस्तकों में लेखांकन कार्य में उपयोग में नहीं लिया है। आधारभूत लेखांकन मान्यता है उसमें पहली है सुदीर्घ संस्थान की अवधारणा। ये अवधारणा कहती है कि व्यवसाय लंबे समय तक चलेगा, यानी उसका जो समय है वो अनिश्चित है, इसलिए एक निश्चित अवधि में उसकी लेखा पुस्तकें तैयार करनी चाहिए। स्थायी संपत्तियों को प्रत्येक वर्ष ह्रास घटाने के पश्चात दिखाना चाहिए, यह अवधारणा कहती है। नेक्स्ट है एक रूपता या समरूपता की अवधारणा। समरूपता या एक रूपता की अवधारणा कहती है कि प्रत्येक वर्ष लेखांकन की नीतियाँ समान होनी चाहिए। यानी अगर ह्रास का मेथड इस साल आपने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड लिया है तो अगले साल भी आप रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ही लोगे। यानी आप लेखा पुस्तकों में जो भी लेखांकन नीतियों का प्रयोग कर रहे हैं वो लेखांकन नीतियाँ प्रत्येक वर्ष समान होनी चाहिए, ये कहती है समरूपता की अवधारणा। यदि आप इनमें कोई परिवर्तन करना चाहते हो, लेखांकन के जो नियम हैं जो नीतियाँ हैं उनमें आप अगर इस वर्ष के अगले वर्ष में कुछ परिवर्तन करना चाहते हो तो उसका उचित कारण होना चाहिए परिवर्तन का, और उस परिवर्तन के संबंध में उसके बारे में उल्लेख भी होना चाहिए कि हमने इस लेखांकन नीति में परिवर्तन किया है और इसका ये कारण है। तीसरी आधारभूत लेखांकन मान्यता है उपार्जन की अवधारणा, एक्रूअल कंसेप्ट। यानी हमारे यहाँ पर कैश बेसिस अकाउंटिंग नहीं है, एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग है। यानी उपार्जन की अवधारणा ये कहती है कि कोई भी आय हमने अर्जित कर ली है तो उसको लेखा पुस्तकों में लिखना चाहिए, चाहे वो प्राप्त हो गई या नहीं हो। या कोई भी व्यय जो हमने कर दिया यानी वो ड्यू हो गया लेकिन उसका भुगतान हमने नहीं किया, तो चाहे उसका भुगतान किया गया हो या नहीं किया गया हो उसको लेखा पुस्तकों में दिखाना चाहिए, ये कहती है उपार्जन की अवधारणा। यानी हमारी लेखा पुस्तकें हैं वो उपार्जन आधार पर तैयार करते हैं, ना कि रोकड़ आधार पर। बच्चों जो लेखांकन में जो आधारभूत लेखांकन मान्यताएं हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये 3 आधारभूत लेखांकन मान्यताएं हैं, इसको कंपटीशन के एग्जामों में पूछा जाता है इनमें से कौन सी आधारभूत लेखांकन मान्यता है और इनमें से कौन सी आधारभूत लेखांकन मान्यता नहीं है। तो आप बिल्कुल याद कर लीजिए 3 आधारभूत लेखांकन मान्यता है। पहली है सुदीर्घ या चालू संस्थान की अवधारणा, दूसरी है एक रूपता या समरूपता की अवधारणा, तीसरी है उपार्जन की अवधारणा। तो इसी के साथ हमारा जो टॉपिक था वो करीब
6-7 लेक्चरों में पूरा हुआ है, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिट। अब कल से हम अध्ययन करेंगे अगले टॉपिक को। धन्यवाद।